चोखेर बाली एक बांग्ला रोमांटिक ड्रामा है। चोखेर बाली रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसी नाम से लिखित नॉवेल चोखेर बाली पर संक्षिप्त रूप से आधारित है। ये कहानी विनोदिनी नाम की एक विधवा की है, जिसका रूप और व्यक्तित्व उसकी उदासी भरी पहचान के बिल्कुल उलट थी। एक विधवा को अपने पति की मृत्यु का दुख पूरे जीवन अपने चेहरे पर दिखाना पड़ता है। उसे हल्के और बदरंग कपड़े पहनने होंगे, वो गहने नहीं पहन सकती है। उसे हमेशा अपने गले पर तुलसी की माला पहननी होगी, नहीं तो समाज उसके चरित्र पर टिप्पणी करेगा। आजादी के पहले एक विधवा की स्थिति किसी गुलाम से भी बदतर थी। ऐसे में एक लड़की का पढ़ा लिखा होना, अंग्रेजों की भाषा जानना समाज को और भी चुभता था, क्योंकि उसका ऐसा करना समाज को खुद के पिछड़ेपन का एहसास कराती है। विनोदिनी एक ऐसे दौर में जन्मी थी जो उसके आजाद ख्यालों और निर्भीकता के लायक नहीं था। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कलकत्ता के दर्जीबाड़ा स्ट्रीट में राजलक्ष्मी नाम की एक विधवा महिला रहा करती है, जिसके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम महेंद्र है, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। राजलक्ष्मी ने एक अनाथ लड़के को भी अपने पास रखकर पढ़ाया लिखाया। ये उसका छोटा बेटा है, जिसका नाम बिहारी है। बिहारी भले ही उसका सगा संतान ना हो, पर राजलक्ष्मी ने कभी उन दोनों में अंतर नहीं किया। राजलक्ष्मी ने अपने बड़े बेटे महेंद्र के लिए एक लड़की देखी थी, जो उसके गांव की एक पुरानी सहेली की बेटी थी। इस लड़की का नाम विनोदिनी है। लेकिन जब महेंद्र से विनोदिनी के रिश्ते की बात की गई तो उसने इसे ठुकरा दिया, और ना ही छोटे बेटे बिहारी ने ही राजलक्ष्मी के प्रस्ताव पर ध्यान दिया। जब दोनों बेटों के द्वारा विनोदिनी का रिश्ता ठुकरा दिया गया, तब विनोदिनी की मां ने उसकी शादी बिपिन बाबू नाम के एक आदमी से करा दी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से शादी के कुछ ही महीनों बाद बिपिन बाबू की मौत हो गई। इसके बाद विनोदिनी कुछ सालों तक गांव में ही अपने स्वर्गीय पति के घर में रही। यहाँ कभी कभी एक नन उससे मिलने आया करती थी, जो एक समय उसके पिता के घर में उसे पढ़ाया करती थी। सादे कपड़े में लिपटी उम्र शोक मनाते रहना ही उसकी जिंदगी है। दूसरी तरफ कलकत्ता में राजलक्ष्मी के रिश्तेदार उसके पास एक लड़की आशालता का रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। लेकिन बड़ा बेटा महेंद्र अब भी शादी नहीं करना चाहता है, इसलिए राजलक्ष्मी अपने गोद लिए संतान बिहारी के लिए आशालता से शादी की बात पक्की करती है। राजलक्ष्मी ने आशालता को देखने के लिए अपने दोनों बेटों बिहारी और महेंद्र को एक साथ उसके घर भेजा है। हालांकि इस निर्णय के लिए राजलक्ष्मी बाद में हमेशा पछताती है, क्योंकि जब दोनों भाई आशालता को देखने गए थे, उसकी खूबसूरती और भोलेपन से महेंद्र इतना प्रभावित हुआ कि जैसे उसमें ही खो गया। घर आने के बाद उसने राजलक्ष्मी से इस बात की जिद कर दी कि अब वो ही आशालता से शादी करेगा। हालांकि वे छोटे भाई बिहारी के लिए लड़की देखने गए थे, तब आशालता ने बिहारी को देखकर ही शादी के लिए हाँ कहा था। बिहारी को भी आशालता बहुत पसंद थी, लेकिन अपनी मां राजलक्ष्मी के समझाने पर वो अपने बड़े भाई के लिए आशालता से शादी ना करने की बात पर मान जाता है। बिहारी से आशालता को छोड़ने की दरख्वास्त करना राजलक्ष्मी के लिए भी बड़ा कठिन था। उसका कलेजा जैसे फट सा गया। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपने कोख से जने बेटे की इच्छा के लिए उस बेटी की खुशियों का गला घोट दिया, जिसे उसने अपने बेटे जैसा ही पाला था। समय जैसे उसकी ममता की परीक्षा ले रहा हो। आशालता से शादी के बाद महेंद्र जैसे निकम्मा हो गया है। वो दिन भर आशालता के साथ कमरे में घुसा रहता है, ना अपनी माँ की खबर लेता है और ना ही परिवार की उसे परवाह रही। ऐसा हो भी क्यों ना, आशालता खूबसूरत जो थी। महेंद्र अब कॉलेज जाने के बजाय अपनी पत्नी के साथ समय बिताना पसंद करता था। महेंद्र की माँ राजलक्ष्मी को अपने बेटे का निकम्मा होता जाना अच्छा नहीं लगता था। ऊपर से वो अपने ब्राह्मण रीति रिवाजों को बड़ी श्रद्धा से माना करती थी। महेंद्र और आशालता का घर में मांस मच्छी खाना उसे और चिढ़ाता था। राजलक्ष्मी अपने बड़े बेटे और बहू से इतनी उकता गई थी कि अपने छोटे बेटे बिहारी के पास चली गई। इस गांव में विनोदिनी भी रहा करती है। जब राजलक्ष्मी गांव आई तो विनोदिनी उसकी सेवा करने के लिए वहां आ गई। राजलक्ष्मी को भी विनोदिनी के साथ अच्छा लगता था, क्योंकि वो उसकी बहू की तरह नासमझ नहीं थी। वो पढ़ी लिखी थी,
अंग्रेजी भी जानती थी। उसने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ रखा था और उनसे जुड़ी भ्रांतियों को अच्छे से जानती थी। उसने राजलक्ष्मी की कई भ्रांतियां दूर भी की। पहले राजलक्ष्मी को लगता था कि ब्राह्मण चाय नहीं पी सकते हैं, इससे धर्म भ्रष्ट होता है। लेकिन विनोदनी के साथ रहते हुए राजलक्ष्मी अब रोज चाय पिया करती है। उसे चाय की आदत पड़ गई है। उसने उसे समझा दिया है कि चाय पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। राजलक्ष्मी कई दिनों तक गांव में ही रही, लेकिन महेंद्र ने कभी उसकी खोज खबर नहीं ली। वो तो अपनी पत्नी आशालता के प्यार में खोया रहता था। हालांकि वो कई बार अपने छोटे भाई बिहारी को चिट्ठी लिखा करता था, पर इसमें भी कोई काम की बात नहीं होती थी। वो चिट्ठियों में केवल अपनी पत्नी की खूबसूरती और उसके लिए लिखे गए कविताओं की प्रति उसे भेजा करता था, जैसे वो बिहारी को चिढ़ा रहा हो कि अगर उसकी शादी आशालता से होती तो वो भी वही सुख भोगता जो अभी महेंद्र भोग रहा है। एक दिन राजलक्ष्मी ने अपने बेटे की उन चिट्ठियों को उसके लिए पढ़ने को कहा। इस चिट्ठी में महेंद्र ने अपनी पत्नी के यौवन के बारे में काफी तीव्र व्याख्या की है। राजलक्ष्मी तो तुरंत ही इसे सुनने से मना कर देती है, पर विनोदिनी को उसकी चिट्ठी पढ़ना अच्छा लगता है। वो ये कल्पना करती है जैसे उसके प्रेमी ने ये तीव्र भावनाएं कविता के रूप में उसी के लिए पिरोए हैं। उसके मन में महेंद्र के लिए एक प्रेमी की छवि बनने लगी है। जब राजलक्ष्मी कलकत्ता वापस जाती है, अपने साथ विनोदिनी को भी लेकर जाती है, क्योंकि अब उसका यहाँ कोई नहीं है। वो एक विधवा है और उसकी जिंदगी केवल दूसरों की सेवा करने में ही गुजरेगी। क्यों ना वो उसकी सेवा करे। यहाँ कलकत्ता में विनोदिनी की दोस्ती महेंद्र की पत्नी आशालता से हो जाती है। जल्दी ही वे सगी बहनों की तरह रहने लगती हैं। उसने विनोदिनी को एक उपनाम दिया है, चोखेर बाली, जिसका मतलब है आंखों की किरकिरी। उसने उसे ये नाम प्यार से दिया है। एक और आशालता जितनी भोली और नासमझ है, विनोदिनी उतनी ही समझदार है। उसका अपना एक व्यक्तित्व है, उस पर कोई हुक्म नहीं चला सकता है। विनोदिनी को यहाँ सभी पसंद करते हैं, लेकिन अब तक उसकी मुलाकात महेंद्र से नहीं हुई है। वो उसे इग्नोर करता है और ना ही विनोदिनी उससे कोई खास तवज्जो देती है। असल में वे एक दूसरे को दिखलाना चाहते हैं कि उन्हें एक दूसरे के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर असल बात ऐसी नहीं है। एक दिन महेंद्र अपनी पत्नी आशालता के लिए एक मॉडर्न ब्लाउज लाता है, पर आशालता को ये पहनना नहीं आता है। ऐसे ब्लाउज अंग्रेज मेम पहना करती हैं। चूंकि विनोदिनी अंग्रेज नन से पढ़ी है, तो हो सकता है कि विनोदिनी इसे पहनना जानती हो। आशालता विनोदिनी से इसे पहनने में उसकी मदद लेना चाहती है। जब विनोदिनी आशालता को ब्लाउज पहनने में मदद करती है, तब देखती है कि आशालता के बदन पर काफी खरोंचों के निशान हैं, जो उसके पति ने उसे दिए हैं। ये निशान महेंद्र के उग्र कामुकता की निशानी है। पर वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई बिहारी बड़ा संयमी है और आजादी के संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। एक दिन वो अंग्रेजी में लिखे विरोध प्रस्ताव पर सबों का हस्ताक्षर करवा रहा है, लेकिन इसमें किसी महिला के हस्ताक्षर नहीं है, क्योंकि किसी महिला को अंग्रेजी पढ़ना और लिखना नहीं आता है। आसपास में केवल विनोदिनी ही एक ऐसी महिला है जो अंग्रेजी लिख और पढ़ सकती है। इसलिए वो विनोदिनी से इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाता है। विनोदिनी से बातें करना उसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसके विचार परिपक्व हैं। वो अपना पॉइंट रख सकती है। बिहारी उसे अगले दिन उनके साथ पिकनिक पर चलने का आमंत्रण देता है। अगले दिन वे पिकनिक पर चले जाते हैं। यहाँ वे सभी अच्छा समय गुजारते हैं। पिकनिक में अपनी भाभी आशालता के आग्रह पर बिहारी उसके लिए कमल का फूल तोड़ने तालाब में उतरता है। उसके गठीले शरीर को देखकर आशालता उसकी तारीफ करती है। भोली आशालता को इस बात की समझ नहीं है कि अपने देवर के गठीले शरीर की तारीफ करना उसके पति को बुरा लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब विनोदिनी के पैर में कांटा चुभ जाता है, महेंद्र उसके पैर से कांटा निकालता है। ये पहली बार है जब महेंद्र ने विनोदिनी को छुआ है। विनोदिनी काफी कम समय में विधवा हो गई थी। अभी उसकी पूरी जवानी बाकी है। अब भी उसकी दूसरी शादी हो सकती है। ऊपर से दोनों बेटे खुली मानसिकता के हैं। बिहारी तो अब भी कुंवारा ही है। बिहारी शांत और संयमी स्वभाव का है। विनोदिनी से हमेशा सभ्य तरीके से पेश भी आता है। एक दिन जब एक महिला छोटे बेटे बिहारी के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आती है, विनोदिनी को ये बात बहुत बुरी लगती है। सब्जी काटते हुए उसका ध्यान उन महिलाओं की बातों पर था, इसलिए गलती से अपनी उंगली काट बैठती। उंगली पर लगा घाव काफी गहरा था, इसलिए महेंद्र उसे रात में ही अस्पताल ले जाता है।
जहां मिसकम्युनिकेशन की वजह से अंग्रेज डॉक्टर को ऐसा लगता है कि वो विनोदनी का एबॉर्शन कराने आया है, क्योंकि अक्सर विधवाओं को लेकर जब कोई अस्पताल आता है और कहता है कि एक इमरजेंसी है, तो हमेशा इसका मतलब यही होता है कि वो उसका एबॉर्शन कराना चाहता है। पर जो भी हो, वे प्राथमिक इलाज के बाद घर वापस आ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ बिहारी का रिश्ता भी उस लड़की से नहीं हो पाता है। आजकल बिहारी और विनोदनी में चिट्ठी के जरिए बातें भी होने लगी हैं। एक दिन किसी खास मौके पर आशालता विनोदनी को अपने गहने और कपड़े पहनाकर संवारती है और बिहारी को उसे देखने आनन फानन में बुलावा भेजती है। पर बिहारी इस बुलावे का कारण ना जानकर अपने साथ महेंद्र को भी ले आता है। जब बिहारी विनोदनी को देखता है तो उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना खुद को नहीं रोक पाता है। वे गहने और कपड़े उस पर जचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ महेंद्र को यह बात बुरी लगती है। विनोदनी का सजना संवरना उसे पसंद नहीं है। वो उसके सारे गहने उतरवा देता है। इस बात से आशालता बहुत नाराज होती है। आखिर में वो विनोदनी को अपनी बहन समझती थी। महेंद्र ने विनोदनी के सारे गहने इसलिए उतरवा दिए थे क्योंकि वो विनोदनी को बिहारी के पास जाते नहीं देख सकता था। वो विनोदनी को पसंद करने लगा है और किसी भी हाल में उसे किसी और मर्द के लिए सजते हुए नहीं देख सकता है। उस रात महेंद्र विनोदनी के कमरे में जाता है, जहां वो अपने साथ आशालता की एक हार लेकर आया है। इस हार को बिहारी ने आशालता को दिया था जब शुरू में वो शादी के लिए उसे देखने गया था। आशालता को भी यह हार बहुत पसंद थी, पर महेंद्र को इस हार का उसे पहनना पसंद नहीं था। ये हार उसे याद दिलाती थी कि बिहारी ने कभी आशालता को पसंद किया था। यहाँ वो हार महेंद्र विनोदनी को दे देता है और विनोदनी को चूमने की कोशिश करता है, पर विनोदनी उसे आगे बढ़ावा नहीं देती है और महेंद्र को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन इस घटना के बाद महेंद्र और विनोदनी में चिट्ठी के जरिए बातें होने लगती हैं और जल्दी ही उनमें शारीरिक रिश्ते भी आम हो जाते हैं। जितना ज्यादा समय वो विनोदनी के साथ गुजारता है, उतना ही अपनी पत्नी आशालता के प्रति रूखा होता जाता है। अब आशालता भी विनोदनी के शरीर पर वैसे ही खरोंचों के निशान देख सकती है जैसे कभी उसके शरीर पर हुआ करते थे। अब उसे इस बात की भनक होने लगी है